कल हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। और प्रकाश के परावर्तन में हमें उसके दो भाग देखे थे। पहले प्रकाश के परावर्तन की हमने परिभाषा देखी थी, उसके बाद में हमने उसके दो भाग देखे थे। पहले वाला भाग का नाम था नियमित परावर्तन से आवाज, दूसरे वाले का नाम क्या था? विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन पढ़ा और विसरित परावर्तन पढ़ा, दोनों को हमने डायग्राम से समझा था। फिर इसके बाद हम दोनों में अंतर स्पष्ट किया था कि दोनों में अंतर कौन चीज़ है, हमने उसको अच्छी तरह से समझ लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था परावर्तन के नियम, हम परावर्तन के नियम तक पहुंच चुके थे। ठीक है, अब तक हमने कौन कौन चीज़ पढ़ी है? प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश की जो छोटी मोटी जानकारी थी उसको मैंने पढ़ा। इसके बाद में छाया कैसे बनती है, वस्तुओं का रंग कैसे, अलग अलग रंगों की वस्तुएं दिखाई क्यों देती है, उस बात को मैंने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने प्रकाश के जो दो प्रकार की वो जो घटनाएं घटती है प्रकाश की उपस्थिति में, एक तो प्रकाश का परावर्तन होता है, एक प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा, परावर्तन के दोनों भागों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे किसको? प्रकाश के अपवर्तन। किसको पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन। देखो, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, आराम से पढ़ने को जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप समझिए धीरे धीरे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहले हम इस बात को समझते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारी घटनाएं घटती है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होते हुए हमने देखा है। पहले आप बता रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन कहाँ कहाँ हम देखते हैं। आप लोगों ने कभी भी किसी भी पात्र में पड़ा हुआ सिक्का या कोई तिनका, ठीक है ना, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। तो ये घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है, इस बात को हम समझेंगे। दूसरी चीज हमने देखी है कि रात्रि के समय में तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, रात्रि के टाइम पे हम तारे देखते हैं तो थोड़े थोड़े से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, समझ रहे हो ना? तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, कैसे होता है, हम इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो समझे, पहले प्रकाश का अपवर्तन देखो क्या होता है। इस अपवर्तन में देखेंगे तो यहाँ पे किसी पात्र में, जैसे मान लो मैंने एक बर्तन लिया, एक मैंने पात्र ले लिया, कोई भी पात्र हो सकता है ऐसे, और मैंने इसके अंदर जल भर दिया। क्या भर दिया? जल। इसमें मैंने जल भर दिया, ये जल है, ठीक है ना। ये ऊपर क्या है? वायु। किसी पात्र में अगर हम जल भर देते हैं तो ऊपर क्या रहती है? वायु। ये वायु है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, ठीक है ना। एक हमने खींच दिया यहाँ पे अभिलंब, क्या खींच देंगे? अभिलंब खींच देंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कल अभिलंब के बारे में, एक काल्पनिक रेखा होती है ना, ये वास्तव में दिखता नहीं है, हम इसको समझने के लिए एक लाइन खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण हम इस जगह पे आपतित करवा रहे हैं अभिलंब के पास में, ठीक है ना। अब ये प्रकाश की किरण बाहर कौन सी जगह है? वायु है ना, बाहर की जगह। तो वायु से प्रकाश किरण कहाँ पे प्रवेश करेगी? जल के अंदर आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वायु है ना, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यम नंबर 1, इसको बोलेंगे माध्यम नंबर 1 बोल से फर्स्ट बोल दो। तो वायु तो क्या है? माध्यम नंबर 1 है। इसको दिखाया गया है, क्या आप इसको बार बार वायु मत बोलो, क्या बोलो आप इसको विज्ञान की भाषा में? माध्यम नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें से प्रकाश कण इसके अंदर लाएंगे अपन, तो यहाँ पे क्या जल है, तो जल को क्या बोला है? माध्यम नंबर 2। इसको क्या बोल दिया? माध्यम नंबर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश किरण माध्यम 1 से या वायु से ये माध्यम सेकंड में जल के अंदर प्रवेश करेगी। या जल भी हो सकता है, या तेल भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमने कौन सा चीज़ लिया? यहाँ पे जल लिया है। एक तो वायु है और यहाँ पे क्या है? जल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इस माध्यम से चल रही है और कहाँ प्रवेश कर रही है? दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से
वास्तव में तो ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी ऐसे कैसे निकलती है, इसका मूल पथ है। लेकिन होता क्या है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये तो इस प्रकार झुक जाएगी नीचे की ओर, ठीक है ना, या अपने मूल पथ से ये इधर चली जाएगी। मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। और विचलित होने का मतलब ये हुआ कि ये इधर भी आ सकती है और ये इधर भी खिसक सकती है, लेकिन अपने मूल पथ पे ये कभी भी नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना? तो ये जो घटना हुई ना ऐसे, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, यह माध्यम कौन सा लिया अपन ने, वायु है बाहर, तो एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी पृष्ठ का मतलब होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, पृथककारी पृष्ठ। अब पृथककारी पृष्ठ का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन खींची नहीं है, ये पृथककारी मतलब वायु अलग है और ये जल अलग है। तो ये पृष्ठ क्या कर रहा है, वायु को और जल को अलग अलग कर रहा है, इसलिए क्या पृथक रखता है दोनों को। तो ये पृष्ठ का नाम क्या दे दिया मैंने, पृथककारी पृष्ठ। तो ये पृथककारी पृष्ठ पे क्या होता है कि जब प्रकाश किरण वायु से जल के अंदर प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी पृष्ठ से, ये पृथककारी पृष्ठ से विचलित हो जाती है। पृथककारी पृष्ठ क्या हो जाती है, विचलित। कैसे? या तो ये अभिलंब की, ये अभिलंब ही तो पूरा का पूरा, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको इतनी बात को नहीं लिख करके हम डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी पथ से विचलित हो जाती है। कौन शब्द काम में ले लेंगे, विचलित। अपने पृथककारी पृष्ठ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बोलो समझ में आया? अपवर्तन कहाँ होगा, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पृथककारी पृष्ठ से विचलित हो जाएगी, या तो इधर आ जाएगी या इधर आ जाएगी। इसी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में संदेह रह गया कि सब ये इधर तो कब आएगी और ये इधर कब जाएगी। इसकी भी एक निश्चित शर्त होती है, यह विलंब की ओर तो कौन सी शर्त में जाएगी और ये इस अपने मूल पथ से ये इधर कब हटेगी, उसका भी कारण होता है। मैं बताऊंगा ना। पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसकी परिभाषा को लिख देते हैं। देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, प्रकाश की अपवर्तन क्या लिख रहे हैं अपन, परिभाषा। देखो हम परिभाषा को लिखें तो परिभाषा में लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जैसे मैंने समझाया बिल्कुल उसी प्रकार से हम परिभाषा को बना रहे हैं। मैंने कोई ऐसा नहीं कर रखा कि मेरे दिमाग में चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ डायग्राम देख करके मैं मेरे मन से बना करके हमने सीख करके इस परिभाषा को लिख रहे हैं। तो क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, कहाँ से आ रही है, एक माध्यम, ये फर्स्ट वाला वायु से तो आ रही है, फर्स्ट माध्यम से आ रही है। तो क्या कर लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी पृष्ठ से विचलित, अपने पृथककारी पृष्ठ से क्या कर रही है, विचलित हो रही है, पृथककारी पृष्ठ से विचलित हो जाती है। इस घटना को, इससे एक घटना घटी है इसलिए क्या बोल दिया मैंने, इस घटना को प्रकाश का क्या बोलेंगे रे, प्रकाश का अपवर्तन कहते। बोल बात आई कि नहीं समझ, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने
पृष्ठ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन में देखो, या तो ये इधर आ रही है या इसका विलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है ना। चलो मैं एक बात बता रहा हूँ कि हविलंब की क्या भूमिका है यहाँ पे। हविलंब क्या कर रहा है? हविलंब ये करता है कि हम इसको ठीक प्रकार समझ पाते हैं कि प्रकाश कण कहाँ पे आ रही है और किधर की ओर घूम रही है, किधर की ओर जा रही है। तो इसको समझने के लिए मैं काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ये विलंब होता है। समझ रहे हो ना? ये बात आएगी समझ में आपके। अब आगे और देखो, हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश की ये जो किरण है वो हविलंब की ओर तो कब आती है, हविलंब से दूर कब बढ़ती है। देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे एक डायग्राम और बना रहा हूँ मैं। देखो यहाँ नीचे हमने पानी ले लिया, क्या ले लिया? पानी, ठीक है। ऊपर क्या है? यहाँ वायु है और यहाँ पे क्या पानी बोल देते हैं, जल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अविलंब खींच दिया अपन ने, ये क्या ले लिया अपन ने? अविलंब। तो जब प्रकाश किरण, देखो हम यहाँ पे ला रहे थे इसको, ये से ला रहे थे प्रकाश किरण को, तो प्रकाश किरण वायु से कहाँ पे आ रही है? जल में। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि वायु की अगर मैं, ये वायुमंडल है पूरा का पूरा बाहर की ओर, तो इसमें यहाँ के जो वायुमंडल के जो कण हैं थोड़े दूर दूर होंगे इस जल की बजाय। जल में क्या होते हैं? जल के कण पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते कि नहीं होते? आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा कि जो वायु, जो पदार्थहीन अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस में होता है। तो ये वायु क्या गैस ही तो है, तो इस गैस के कण क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। जबकि जल क्या है? द्रव है, तो इसके कण क्या होंगे? थोड़े थोड़े पास होंगे। तो हम ये देखते हैं इसके कण थोड़े दूर दूर है, इसलिए वायु को तो बोल देंगे अपन विरल। दूर दूर इसलिए क्या बोल दिया? विरल माध्यम बोल दिया। ये माध्यम कौन सा है? विरल। ये जल है, जल में क्या है? कण थोड़े थोड़े पास में, इसलिए से क्या बोल देंगे? सघन माध्यम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? समझ में आया? विरल क्यों बोला? क्योंकि ये कण क्या है इनके? थोड़े दूर दूर है, विरल बोल दिया। ये से कण क्या है? थोड़े पास पास है, ठीक है ना। तो प्रकाश किरण क्या करती है कि जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कि जब विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो प्रकाश किरण हमेशा हविलंब की ओर झुकती है। हमेशा क्या होगा? हविलंब की ओर झुकती है। कब झुकेगी? जब ये होगा कि प्रकाश किरण हमेशा विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जाए? सघन माध्यम में जाए, ठीक है ना। तब ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण अपने पृथककारी पृष्ठ से हमेशा हविलंब की ओर झुकती है। तो बोले इस बात को मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? इसकी शर्त ये हो जाएगी कि प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से आ रही है? विरल से। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, तो हविलंब की ओर झुकती है, हविलंब की ओर झुकती है। समझ में आई नहीं आई? बोलो ये बात आई ना? हविलंब की ओर कब झुकेगी? मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे डायरेक्ट ही, या आपके एग्जाम में आ गया कि प्रकाश की किरण हविलंब की ओर कब झुकेगी? क्या लिखोगे आप? कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो हमेशा वह हविलंब की ओर ही झुकती है। बात आगे समझ में? चलो ठीक है। अब ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा कैसे होगा? सघन माध्यम से विरल। लेकिन इसको हम एक डायग्राम बना करके समझेंगे, ठीक है। इसको लिखो जब चलो आगे देखिए, मिटा दे इसको। ये तो थी प्रकाश की छोटी सी परिभाषा, और उसका मैंने एक प्रकार पढ़ा था। कौन सा प्रकार पढ़ लिया? कौन सा पढ़ लिया? जब प्रकाश की किरण कहाँ से आए? विरल से सघन में, ठीक है ना। अभी जो पढ़ा है, अभी जो मैंने पढ़ा था वो ये था, एक बार मैं दोबारा बना रहा हूँ इसको। ये ऐसे बनाया था पढ़ना, ठीक है ना। ये विलंब लिया था,
ये प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही थी, इसका मूल पथ तो ये था, लेकिन ये इधर इस तरीके से झुक रही थी, ठीक है ना। ये हमारा अभिलंब था, अभिलंब। ये प्रकाश किरण इस प्रकार आ रही थी, इधर झुक रही थी। लेकिन अब क्या होगा, ये माध्यम कौन सा था, ऊपर वाला विरल, और ये कौन सा लिया था, सघन लिया था। लेकिन अब क्या लेंगे, ऊपर कौन सा लेंगे, उल्टा कर देंगे इसका, ठीक है ना। अब ऊपर ले लेंगे सघन। अब सघन ऊपर लेंगे तो ऊपर क्या कर देंगे, जल ऊपर की ओर आएगा। अब तुम ऐसे मत समझो जल ऊपर की ओर कैसे आएगा, ये पात्र ऐसे भी तो हो सकता था, हो सकता है ना ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे। इसका नाम लिख दिया अपन ने अभिलंब, क्या खींच दिया, अभिलंब बोल दिया ना। अब क्या होगा कि प्रकाश की किरण ये ऐसे आएगी, ठीक है। ये माध्यम कौन सा है बोलो, सघन। सघन माध्यम क्यों है, सघन माध्यम है, लेकिन क्यों है, बात समझ आ रही थी आप। अब ये माध्यम कौन सा लेंगे, विरल। ये माध्यम विरल लेंगे तो सघन से कहाँ लाएंगे, विरल में। इसका मूल पथ तो ये था, लेकिन मूल पथ से कहाँ जाएगी, ये दूर की ओर इस प्रकार से इसका विचलन हो जाएगा, ठीक है ना। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट रही। अभिलंब के पास में कब आएगी, कब आएगी अभिलंब के पास, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी तब आएगी। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी बात कैसे, देखो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कहाँ से, किससे, सघन से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ में आया, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो हमने दो बात पढ़ ली, अपवर्तन पढ़ लिया और अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अपवर्तन क्या पढ़ा था, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर दिए तो अपने पृथकारी पथ से विचलित हो जाती है, हो रही कि नहीं हो रही, अपने पृथकारी पथ से विचलित हो जाती है। दूसरी चीज क्या पढ़ी अपन ने, क्या पढ़ी दूसरी, सघन से वो विरल से सघन में और सघन से विरल में, दोनों बात अपने पढ़ ली। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की एक छोटी सी जानकारी हमारे पास में पूरी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम, कि अपवर्तन भी कुछ नियमों से होता है, कुछ एक महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उन नियमों से ही अपवर्तन होता है, ठीक है ना। चलो एक बात मुझे और बताओ, इसमें आपतित प्रकाश किरण कौन सी है, ये है कि ये ना, आने वाली आपतित, और ये वाली किरण क्या बोलेंगे इसको परावर्तन नहीं बोलेंगे, या परावर्तन थोड़ी हुआ है, परावर्तन तो नहीं हुआ है। अक्सर गलती हमसे यही होती है, ठीक है ना। या अपवर्तन हुआ है ना, अपवर्तन हुआ है, इसलिए इस प्रकाश किरणों को बोलेंगे अपवर्तित प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित, मतलब आने वाले को आपतित प्रकाश किरण, और जो यहाँ से अपवर्तित होकर जाने वाले प्रकाश में क्या बोलेंगे, अपवर्तित प्रकाश की किरण। बात समझ आ रही है, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। अब जो पहला नियम क्या है वो समझो ध्यान से। पहला नियम वही सेम नियम है जो हमने परावर्तन में पढ़ा था, ठीक है ना, लेकिन वह अपवर्तित प्रकाश किरण थी, वहां परावर्तित थी, लेकिन यह कौन सी होगी, अपवर्तित प्रकाश की किरण होगी। समझ में आ रहा है, देखो कैसे। सबसे पहले कौन नाम क्या लिखेंगे, आपतित प्रकाश की किरण, और क्या लेंगे, अभिलंब, एक अभिलंब ले लिया, और क्या लेंगे, अपवर्तित, आपतित प्रकाश किरण ले लिया, अभिलंब ले लिया, और क्या, अपवर्तित प्रकाश की
किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण एक ही तल के, एक ही तल, अब तल कौन सा बताओ, ये पृथककारी पृष्ठ तो है, एक तरीके से क्या है, तल ही तो है, एक ही तल के एक बिंदु पर, एक बिंदु पर स्थित होने चाहिए, स्थित होने चाहिए। समझ में आया? ये क्या है, इसका पहला नियम है। आपतित प्रकाश की किरण, अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश की किरण एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होने चाहिए। अगर एक ही तल पर स्थित नहीं है तो ऐसी ही स्थिति में आपको अपवर्तन नहीं मिलेगा। अब एक देखो कैसे, जैसे मैंने बनाया, जैसे यह मैंने तल ले लिया, यहाँ जल भर दिया इधर नीचे की ओर, ठीक है, मैंने यहाँ पे अभिलंब या खींच दिया, अभिलंब मैं खींच रहा हूँ, प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है लेकिन इसका अपवर्तन ऐसे हो रहा है। बोलो अपवर्तन हो रहा है क्या? संभव ही नहीं है। अभिलंब यहाँ है, आप प्रकाश किरण कहीं और जगह आ रही है, जा कहीं और से रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई अपवर्तन को देखने को नहीं मिलेगा। आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे इसमें, ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी ही हमें क्या क्या मिलेगा, हमको अपवर्तन मिलेगा। समझ में आया? देखो दूसरा नियम, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 देखो, दूसरे नियम में क्या है कि जो प्रकाश किरण है, आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण थी और अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण है, देखो मैं इसी से बता रहा हूं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण आई। क्या बोलेंगे? आपतन कोण आई बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसको आपतन कोण आई बोल देंगे, ये ऐसे लिख देंगे, कल भी ऐसे लिखा था। अब एक और बात और देखो, यहां से प्रकाश किरण क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित कोण आर। क्या बोल देंगे इसको? अपवर्तित कोण आर बोल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। दोनों चीज हमने लिख ली। आप या इसको बोलेंगे आपतन कोण आई, इसको बोलेंगे अपवर्तित कोण आर। तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपतन कोण आई की ज्या, साइन आई, ज्या को अपने मैथ में पढ़ते हैं ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पढ़ते हैं ना अपन, तो वहाँ पे ज्या होती है ना, इसको हिंदी में लिखते हैं, देखो ज्या लिखते हैं, ऐसे ज्या लिखते हैं, तो ज्या को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, साइन से। साइन का मीन्स क्या होता है, ज्या होता है, ठीक है ना। तो हम इंग्लिश में लिख देंगे आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तित कोण आर की ज्या, इसको लिखेंगे अपवर्तित कोण आर की ज्या का अनुपात। इनका जो अनुपात है वो एक नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक नियतांक के बराबर, तो एक नियत राशि होती है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोण होगा आई, इसका जो मान होगा उसको तो हम ऊपर लिख देंगे और किस रूप में लिखेंगे, साइन के रूप में लिखेंगे, मतलब साइन थीटा हो जाएगा। थीटा कौन सा? ये वाला आई का मान, बटे क्या लिख देंगे, ये वाला आर, इसको लिख देंगे इसके बटे में। जो इन दोनों का मान, इसका भाग इसमें देने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो एक नियतांक के बराबर होना चाहिए। अब बात आती है नियतांक क्या है। नियतांक का मतलब होता है कि नियत राशि। और नियत राशि का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एक नियत मान प्राप्त होता है, जैसे एक मान तो ऐसा होता है कि जो पॉइंट के बाद में वो चलता ही जाता है। ऐसी संख्याएं होती है, प्राकृत संख्या जानते हो। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, वो अनंत तक ही चलती है ना, तो उसका मतलब कोई एक नियत नहीं है। एक नियत का मतलब ये हुआ कि कुछ संख्याओं के बाद में वो रुक जाए, ये नियत होता है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ से चल पड़े, इधर से मैंने कहा कि आप जाओ, आप यहाँ से उठे चल दिए, आप रुक ही नहीं रहे, चलते जा रहे हो, लेकिन आपकी दूरी क्या है, नियत नहीं है, आप चलते ही जा रहे हो। वो क्या है, एक मान नियत नहीं है। नियत का मतलब मैंने कहा कि आप 2 फीट दूर जा करके आओ, आप 2 फीट किसके, 1 और 2, ये क्या हो गया, एक नियत हो गया। कहने का मतलब ये होगा कि जो मान प्राप्त होगा ना वो किसी नियतांक के बराबर होगा, नियत होगा, उस नियतांक का मान बोल देने वाले म्यू। यू ऐसे लिखा ना, यू थोड़ा सा ऐसे लगा दो इस पर चिन्ह, इसको बोलते हैं म्यू। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं ऐसे बनाते हैं इसको, इसका नाम क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है ना, याद रहेगा म्यू। अगर फिर भी याद नहीं रहता, बिल्ली की आवाज़ क्या होती है, म्यू म्यू तो बोलती है बिल्ली, तो आप लोग याद रखना कि ये किसका क्या है, ये म्यू है।
ठीक है ना, याद रहेगा। चलो ठीक है, तो ये दूसरा नियम समझ में आया कि आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तित कोण आर की ज्या का मान किसी एक नियतांक के बराबर होता है। ये जो नियम देने वाले जो एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था स्नेल। उसका नाम क्या था? स्नेल। एक वैज्ञानिक का नाम था स्नेल। उस स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कि स्नेल का नियम कौन सा है, लिख पाओगे आप? स्नेल का नियम कौन सा? स्नेल ने कौन सा नियम दिया था, लिख पाओगे आप? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक, कांस्टेंट राशि, ठीक है ना। इस प्रकार कितने नियम हो गए? 2 नियम हो गए। समझ में आया? ये होते हैं हमारे अपवर्तन के नियम। चलो अब इसको आप ऐसे करो, इसको बना लो, इसको नोट कर लो, इसको बनाओ फटाफट। चलो इसको मिटा दिया। कितनी बात हो गई पूरी? 2 हो गई ना। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया और प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ लिए, ठीक है ना। 2 बात पूरी हुई। अब इसके बाद एक चीज और देखो, कौन सी? हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है ना, कि अपवर्तन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं अपवर्तन के उदाहरण। हालांकि हमारे कुछ से एग्जाम्पल, कुछ चीजें हमने यहाँ पर नहीं बताई, ठीक है ना। कई उदाहरण भी थे इस स्नेल के नियम से हल होने वाले, ठीक है ना। उन बातों को हमने नहीं पढ़ाई क्योंकि हम अपवर्तन के उदाहरण पढ़ने के बाद हम उन चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे, सभी उदाहरणों को, ठीक है ना। जो बातें हैं अपवर्तन संबंध जो क्वेश्चन है उन सभी को हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम किसको पढ़ लेते हैं? उदाहरण को पढ़ लेते हैं। उदाहरण इसलिए पहले पढ़ना जरूरी है क्योंकि अपवर्तन हमारे दिमाग में 100% सीख जाए, हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए कि अपवर्तन वास्तव में ऐसा होता है। आप कहीं जाओ, कहीं पे देखो आप, तो आप अपवर्तन घटना को महसूस कर सको कि हाँ ये वास्तव में अपवर्तन हो रहा है। समझ रहे हो ना? इसका जो उदाहरण नंबर फर्स्ट लेंगे प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण, जो पहले वाला एग्जाम्पल लेंगे वो होता है रात्रि के समय में। रात्रि के समय में क्या क्या होगा? रात्रि के समय में तारों का टिमटिमान, ये टिमटिमाते हुए दिखाई देना। बात है कि ना, चाहे कैसे भी लिख दो, हम समझने चाहिए बस ये है बात। रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण। अब ठीक है, मैंने समझ गया अपवर्तन के कारण दिखाई दे, लेकिन समझे ही नहीं अपन क्या ऐसे कैसे होता है। देखो ध्यान से, पहले हम बता रहे हैं कि जब देखो क्या होता है कि तो तारे है ना, वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, कई लाख किलोमीटर दूर है तारे। ऐसा बताया जाता है कि जो तारे हैं वो तारे हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि वो सूर्य से भी आकार में बहुत बड़े हैं, पृथ्वी से भी आकार में बहुत बड़े हैं, लेकिन दूरी होने के कारण हमें केवल एक तारे के समान दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तारे क्या होते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि क्या हमारी पृथ्वी एक तारा है? हमारी पृथ्वी एक तारा नहीं है। तारा क्या होता है कि वह पिंड होता है कि जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हो, वे तारे होते हैं। वे क्या होते हैं? तारे। तो क्या सूर्य को हम तारा कह सकते हैं? क्योंकि सूर्य भी अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता है, इसलिए सूर्य भी क्या है? एक तारा है। लेकिन हमें सूर्य टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है क्या? ऐसे कर रहा है, ऐसे टिमटिमा रहा है, ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं हो रहा? जबकि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए होता है कि सूर्य तारों की तुलना में बहुत नज़दीक है, पृथ्वी के हमारे बहुत नज़दीक है, जबकि तारे हमसे बहुत अत्यधिक दूरी पर है, इसलिए बिंदु मात्र दिखाई देते हैं और हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई तारा यहाँ पे इस जगह पे, हमने कोई तारा बनाया यहाँ पे, ऐसे वही बड़ा सारा तारा बना देते हैं कि ये कोई तारा है। क्या बना दिया अपन ने? स्टार तारा बना दिया, ये तारा है और हम यहाँ पृथ्वी पर इस तरह तल पर स्थित है। ऐसे मान लिया कि हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या है? खड़े हैं। आदमी चित्र बना दो क्या? चलो बनाते हैं। ये आदमी,
ठीक है, चलो ऐसे नहीं बनाएंगे, अब ऐसे मान लो ये क्या है, एक आदमी, ऐसे मान लो हम ये खड़े हैं, तारा अत्यधिक दूरी पर है, तो होता क्या है कि तारे और हमारे बीच का जो वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के तल होते हैं, परतें होती है, कहीं सघन आता है तो कहीं विरल आता है, कहीं निर्वात आता है, कहीं फिर सघन आ जाता है, कहीं निर्वात आ जाता है, ठीक है ना, फिर कहीं विरल आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी परतें होती हैं। अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी की कुछ दूरी पर जाकर के वायुमंडल होता ही नहीं है। वायुमंडल का मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकार की ऑक्सीजन गैसें होती है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपनी ओर महसूस करती है, तो एक वायुमंडल होता है। लेकिन जैसे हम दूर पर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल खत्म होता जाएगा, समझ रहे हो ना। तो क्या होता है कि जब प्रकाश यहाँ से सूर्य से आता है, जैसे मान लो ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, ये आ रही, यहाँ चलती से यहाँ से, यहाँ चलते क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे विरल था, यहाँ पे कौन सा माध्यम आ गया, विरल, लेकिन यहाँ तक पहुँचते ही फिर माध्यम कौन सा आ गया, सघन आ गया। कोई बादल आ गए, कोई पानी की बूंदे आ गई, कोई कचरा आ गया, मतलब कोई वायु की तुलना में क्या आ गया, माध्यम, सघन माध्यम आ गया। तो यहाँ पे क्या होगी, ये ऐसे घूम जाएगी। अगर हम यहाँ पे काल्पनिक अभिलंब डाले तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन इसको डालने की जरूरत नहीं, अब सीख चुके, ठीक है ना, अभिलंब डालने की जरूरत नहीं है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। बोलो झुकेगी नहीं झुकेगी। फिर क्या होता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर के मान लो फिर से कौन सा माध्यम आ गया है, विरल माध्यम आ गया। अब विरल माध्यम आते क्या होगा, ये अभिलंब थोड़े दूर हट जाएगी, अभिलंब थोड़ी दूर हट गई। फिर मान लो कोई निर्वात माध्यम आ गया, तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी और, ठीक है ना, मतलब इसकी तुलना में निर्वात क्या होता है, बहुत विरल होता है। और यहाँ से मान लो कोई और, या कौन सा माध्यम लिया था अपन ने, विरल माध्यम जाते हो। अगर मान लो फिर सघन आ गया, फिर से क्या आ गया, सघन माध्यम आ गया। कभी सघन कभी विरल, कभी सघन कभी विरल। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण ऐसे बार बार अपवर्तित होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो बार बार अपवर्तन होने के कारण हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो बात समझ में आई। जब प्रकाश सूर्य से हमारी आंखों तक पहुंचता है तो प्रकाश की किरण का वायुमंडल में, ये पूरा का पूरा क्या है, ये वायुमंडल तो यहाँ तक हो गया, ये वहाँ से यहाँ तक आने पूरे अंतरिक्ष में से बोल सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में या पूरी निकलती है। तो ये अनेक प्रकार के माध्यम आते हैं, तो उन माध्यमों से प्रकाश की किरण को गुजरना पड़ता है, समझ गए ना। कभी सघन आता है, कभी विरल आता है, कभी सघन आता है, कभी विरल आता है। इसलिए बार बार प्रकाश किरण का अपवर्तन होता रहता है, और इस बार बार अपवर्तन होने के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन एक बात मैंने और बताई थी कि सब सूर्य भी तो होता है। जैसे मान लो सूर्य यहाँ पे, ये सूर्य ले लिया अपन ने, तो यहाँ सूर्य है यहाँ ऐसे, तो सूर्य से भी हमारे आंखों तक जब प्रकाश पहुँचता है तो ये इसके बीच में क्या वायुमंडल ही नहीं है क्या परतें ही नहीं है क्या सघन विरल नहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो फिर हमें सूर्य टिमटिमाता वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसका तेज प्रकाश पास में होने के कारण यहाँ ठीक प्रकार से बहुत सारे प्रकाश किरण का बार बार अपवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल तेज प्रकाश आता है, अत्यधिक नज़दीक है, इसलिए हमको इस प्रकाश किरण का अपवर्तन होता हुआ नजर अपवर्तन तो होता है, लेकिन हमारी आंखें उसको ठीक प्रकार से महसूस नहीं कर पाती, हम देख ही नहीं पाते। इसलिए इसको नगण्य मान करके अपवर्तन नगण्य हो जाता है, ये जीरो के बराबर होता है। इसलिए क्या बोल देते हैं कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है हमारी आंखों से, वो प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। इसलिए सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए सूर्य टिमटिमा दिखाई नहीं देता, जबकि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ गए? लिखेंगे कैसे? अब कैसे लिखेंगे इस बात को समझो। हम लिखेंगे कि जब प्रकाश, खुद को लिखना, आपको समझ करके लिखना है, लिख पाओगे ना आप? तो बोल रहा हूँ एक बात, सुनना ध्यान से, कि जब प्रकाश की किरण तारे से हमारी आंखों तक, तारे से हमारी आंखों तक पहुंचता है तो प्रकाश की किरण का वायुमंडल में, प्रकाश की किरण का वायुमंडल में बार बार अपवर्तन होने के कारण, बार बार अपवर्तन होने के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये आपको खुद को इसकी परिभाषा इस प्रकार की बात समझ करके लिखनी है। लिख पाओगे सब? ठीक है, इतने